नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन में। आज हम लोग यूपी टेट में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे जो सीडीपी से संबंधित है। सीडीपी का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है, ध्यान रखिएगा। आइए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है हमारा गार्डनर ने। ठीक है, गार्डनर के बारे में पढ़ते हैं। हावर्ड गार्डनर ने 1983 में यह सिद्धांत दिया है और उन्होंने बताया कि बुद्धि का कोई एक कारक नहीं होता है, बल्कि मनुष्यों में अलग अलग प्रकार की कई बुद्धियां पाई जाती हैं, जैसे भाषाई बुद्धि, तार्किक, संगीत, खेल कूद में कई प्रकार की बुद्धियां होती हैं जिसमें लोग कार्य करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जेड का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बच्चे के खुद से कर पाने वाले कार्य और किसी विशेष या शिक्षा की सहायता से किए जा सकने वाले कार्य के बीच में अंतर होता है। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? प्याजे। जीन प्याजे 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 के बारे में बताया गया है कि जीन प्याजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख अवस्थाएं संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक और औपचारिक संक्रियात्मक में बांट करके समझाया है। ठीक है, तो जीन प्याजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है, ये याद रखिएगा। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे ने दिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है हमारा कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग के बारे में बताया जाता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बालकों के नैतिक चिंतन और सही गलत के निर्णय पर शोध कर नैतिक विकास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। एल्वर्ड एल थॉर्नडाइक ने इसे प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहा है। तो इसमें पूछ सकता है कि प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, किस नाम से जानते हैं? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो भूखी बिल्ली और मछली के टुकड़े पर प्रयोग करके इस नियम का प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? तो पॉवलॉक ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पॉवलॉक ने दिया है। आप मेरे साथ दोहराते जाइएगा। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पॉवलॉक ने दिया है। रूसी वैज्ञानिक बताया जा रहा है कि रूसी वैज्ञानिक इवान पॉवलॉक ने कुत्ते पर प्रयोग कर क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत दिया है। और इसके लिए उनको क्या है, 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार को 1904 में किसको सम्मानित किया गया था? तो आप बता सकते हैं, पॉवलॉक को सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया है। स्किनर के बारे में बताया गया है कि बी एफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है और उन्होंने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग कर सिद्ध किया कि व्यवहार के बाद मिलने वाले परिणाम से सीखना सुदृढ़ होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलर ने दिया है। इसके कोहलर के बारे में बताया गया है। वुल्फगैंग कोहलर एक गेस्टाल्टवादी थे और उन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। अंतर्दृष्टि या कह सकते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है, जिससे सुल्तान नाम के चिंपांजी पर प्रयोग कर संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण का महत्व दिया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी है? तो बिने ने दिया है। अल्फ्रेड बिने ने वर्ष 1908 में सबसे पहले मानसिक आयु का विचार प्रस्तुत किया है। तो एक प्रश्न बनता है, अल्फ्रेड बिने ने किस सन पर मानसिक आयु की अवधारणा दी है? तो 1908 में। और बिने को ही आधुनिक बुद्धि मापन परीक्षण की जनक भी माना जाता है।
दूसरा प्रश्न बनता है आपका कि आधुनिक बुद्धि मापन परीक्षणों का जनक किसे कहा जाता है? तो अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, आईक्यू की अवधारणा किसने दी है? तो स्टर्न ने दिया है। आईक्यू की अवधारणा किसने दिया है? तो स्टर्न ने दिया है। बुद्धि लंबी का संप्रत्यय सर्वप्रथम विलियम स्टर्न स्टर्न ने 1912 में सुझाया था। इसके बाद में लुईस टर्मन ने इस अवधारणा को संशोधित कर वास्तविक मानसिक सूत्र MA/CA मल्टीप्लाई 100, ठीक है, तैयार किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पढ़ने की समस्या से संबंधित है डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो लिखने से संबंधित है। डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया दिमागी या तंत्रिका जनित अक्षमता है जो सीधे तौर पर लेखन कौशल को प्रभावित करती है और इससे बालक की लिखावट बहुत खराब होती है और उसकी उंगलियों में तालमेल की कमी होती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे वर्ड है जिसके संबंधित बातें पूछ ली जाती हैं। एक अगला वर्ड आता है जैसे कि डिसकैलकुलिया क्या होता है? तो ये गणना से संबंधित है। डिसकैलकुलिया ये गणना से संबंधित है। डिसकैलकुलिया गणितीय कौशल अक्षमता है और इससे ग्रसित बच्चे अंकों को पहचान, जोड़ घटाओ, गुणा भाग, समय सारणी या ग्राफ और गणितीय सूत्रों को समझने में परेशानी होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? समाज में सभी वर्गों के सामान्य और विशिष्ट विशिष्ट जैसे कि दिव्यांग या पिछड़े बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही छत के नीचे समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए या दी जाती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 आता है, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या समर्थक कौन है? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन है? तो रूसो। ध्यान रखिएगा। प्राकृतिकवादी दार्शनिक जीन जैक्स रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा की नींव रखी है और उन्होंने कहा है कि बच्चे को एक खुली किताब की तरह समझा जाना चाहिए जिससे प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ना और शिक्षा का मुख्य कर्तव्य है। प्राकृतिकवादी दार्शनिक जीन जैक्स रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा का नींव रखी है। तो पूछा जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन था? तो रूसो। अगले प्रश्न पे आते हैं। रचनावाद में शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक। रचनावाद या निर्मितवाद के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं और शिक्षक एक सुविधादाता, प्रेरक या मार्गदर्शन के रूप में केवल माहौल और अवसर उपलब्ध कराता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 17, प्याजे के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की आयु है? तो 7 से 11 वर्ष है। अगले प्रश्न पे आते हैं। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था प्रारंभ होती है? तो 11 वर्ष से प्रारंभ होती है, ठीक है। और यह क्या कहा गया है कि यह जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की चौथी व अंतिम अवस्था है जो 11 वर्ष के ऊपर चलती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। सीखना क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन सीखना कहलाता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के कारण व्यक्ति के व्यवहार में उत्पन्न होने वाले स्थायी या अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। विकास का सिद्धांत जो कहता है कि विकास निरंतर चलता है, तो निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है वो। अगले प्रश्न में इसके फोल्डिंग शब्द किससे संबंधित है? तो वाइगोत्स्की से संबंधित है। अगले प्रश्न पर अधिगम का अंतरण है पुराने ज्ञान का नए कार्य में प्रयोग अधिगम का अंतरण कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है? तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है तीव्र अधिगम। इसके लिए एक जानकारी याद रखिएगा आप लोग, प्रतिभाशाली बालकों में सीखने की गति बहुत तेज तीव्र अधिगम होती है और इसकी बुद्धि लंबी आमतौर पर 140 प्लस होती है। ये पूछा जाता है कि तीव्र बालकों की अधिगम या फिर प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता या उनके आमतौर पर बुद्धि लंबी कितनी होती है? तो 140 होती है। इसके आगे कहा गया है कि मानसिक क्षमताएं मजबूत होती हैं और शब्दावली व्यापक होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। फॉर्मेटिव मूल्यांकन किसे कहते हैं? सीखने के दौरान
जो मूल्यांकन होता है उसे फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। समेकित मूल्यांकन किया जाता है। तो समेकित मूल्यांकन कब किया जाता है? तो पाठ्यक्रम के अंत में समेकित मूल्यांकन किया जाता है। आगे आते हैं हम लोग। देखिए ये सीडीपी के हमारे मेन क्वेश्चन थे जो यूपी टेट के सेकंड पेपर में पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन आता है। आप लोगों को बस क्वेश्चन पढ़ना है और उसकी गहराइयों को समझ करके इसके आंसर टिक करने हैं। आप लोग हमारी क्लास से जुड़े रहिए। पेपर के आते तक हम लोग इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा देंगे जो उन्हीं क्वेश्चनों के बीच में आकर के फंसेंगे। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।